मनाना भारत की उस प्राचीन परंपरा का स्मरण हम सबको एक बार पुनः कराता है जो सदियों पूर्व इसी लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर 88,000 ऋषियों ने मंथन के माध्यम से भारत की गहरी परंपरा को लिपिबद्ध करने का कार्य किया था और वहीं से स्वर उठे थे कि आनो भद्रा कर्तुमो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान प्राप्त करने के सभी दिशाओं को खुला रखो। एक बार फिर से इसकी शुरुआत देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में इस अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम कार्यक्रम के माध्यम से होने जा रहा है। मैं इस समारोह में इस पूरे त्रिदिवसीय समागम में देश भर से आए हुए आप सभी अतिथियों का, वक्ताओं का, विषय विशेषज्ञों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न करने के बाद आज अमृत काल में प्रवेश कर गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर देशवासियों का आह्वान किया कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया, हम इसमें सहभागी भी बने, लेकिन जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत, उस भारत के लिए हमारे स्तर पर क्या योगदान होगा। एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर भारतवासी के स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। और ये केवल देश के नेतृत्व वर्ग का कार्य नहीं है, ये राज्यों का कार्य भी है, जनपदों का भी है, गांवों का भी है और व्यक्ति का भी है, शिक्षण संस्थानों का भी कार्य है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो व्यक्ति जहां पे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, अगर वह अपने उत्तरदायित्व को देखें और उसको सही ढंग से समझ सके तो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में दुनिया की ताकत भारत को एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने से रोक नहीं सकता। जब हमारे सामने आती है तो आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं, अगले 4 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन उन सभी क्षेत्रों में जिसके लिए आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, लीडरशिप बदलने से कैसे लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया जा सकता है। 2014 के भारत, पूर्व के भारत और 2014 के बाद के भारत का अनुभव आप सब कर सकते हैं।
2014 के पूर्व क्या था? भारत के अंदर सामान्य जन के मन में एक अविश्वास का वातावरण था, असमंजस की स्थिति थी। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि देश जा कहां रहा है। सीमाएं असुरक्षित थी, जिसकी मर्जी आती थी वो घुसपैठ करता था। किसी भी क्षेत्र में कोई दिशा नहीं थी और दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं थी, कोई मान्यता नहीं देने को तैयार था। आज एक नेतृत्व के स्वरूप में भारत के अंदर भी जनविश्वास का प्रतीक बनता है, भारत की सीमाओं को भी सुरक्षित करता है और दुनिया के अंदर भारत का गौरव किस रूप में पुनर्स्थापित करता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की दुनिया के अंदर होने वाली विजिट को अगर आप देखें, उसकी तुलना करें, तो आज आपको देखने को मिलता होगा कि दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट का गौरव बढ़ा है, उसका एक कीमत बढ़ी है, लोगों ने उसको मान्यता देना प्रारंभ किया है। प्रवासी भारतीयों के साथ जब संवाद करते हैं तो वे लोग भी इस बात को मानते हैं कि हां, अब हमें सम्मान मिलता है। दुनिया के किसी भी देश में हम जाते हैं या जिन देशों में रह रहे हैं, हमें सम्मान मिलता है। अगर समाज का हर व्यक्ति अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अपने अपने क्षेत्र में करने लग जाए, क्यों नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए उस समय हमें पंचप्रण दिए थे, हर देशवासी को। देश को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने के लिए, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ाना है, उन्होंने देशवासियों को कहा कि इन 5 बातों को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आप देश के प्रति अपनी सेवाओं को देने में सफल हो पाएंगे। यह चूंकि शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ कार्य है, यह समागम है और इस समागम के माध्यम से हम सबको इस बारे में सोचना होगा। कभी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भारत में हुआ करते थे। मुझे तो बताइए ना कि कौन सा ऐसा देश है और दुनिया का कौन सा ऐसा मत, मजहब या संप्रदाय या सेक्ट है जो अपने 5000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व के किसी गौरवशाली इतिहास को आप सबके सामने या दुनिया के सामने रख सकता है। आपने अभी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को देश ने और दुनिया ने देखा है। त्रेता युग, आज से हजारों वर्ष पुरानी परंपरा। भगवान राम त्रेता के अंत में हुए थे, यानी पूरा त्रेता पीछे है। उससे पहले का युग और भी है और न जाने कितने ऐसे युग बीत चुके हैं, लेकिन हम उस परंपरा के वाहक बने हुए हैं। हमारे पास इतिहास हमारे ग्रंथों के माध्यम से, हमारी श्रवण परंपरा के माध्यम से, हमारे वैदिक परंपरा के माध्यम से, वैदिक ग्रंथों के माध्यम से, हमारे शास्त्रों के माध्यम से, हमारी स्मृतियों के माध्यम से, हमारे पुराणों के माध्यम से हमारे पास मौजूद है। हमने उस परंपरा को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कहीं ना कहीं रोक सा दिया, दृष्टिकोण बदला। अपना जो था हमने उस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय उसको हेत इससे देखा और जो पराय था उसको महत्व देना प्रारंभ किया।
ये मानसिकता, ये गुलामी की मानसिकता हमारे मन में इस कदर घर कर गई कि हमने महत्व देना ही बंद कर दिया भारतीयता को। तो परिणाम हमारे सामने उसी रूप में आने थे। आज एक अवसर है आपके पास फिर से भारत के इस गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए शिक्षण संस्थानों को अपनी इस भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। शिक्षण संस्थान ये किसी भी स्तर के हों, आखिर उनकी जिम्मेदारी व्यक्ति निर्माण के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस समाज के लिए और उस देश के लिए क्या है? क्या कभी इसके बारे में हमने सोचने का प्रयास किया? हम केवल डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वितरण करने तक अपने आप को सीमित कर लिए। कोई नयापन, किसी एक विषय को लेकर के कुछ नई चीज हम दे सकें, नया चिंतन दे सकें, नया तरीका दे सकें, नवाचार को हम बढ़ावा दे सकें, शोध और विकास की नई परिपाटी को हम आगे बढ़ा सकें, इस दिशा में कैसे इसका सरलीकरण करते हुए हम इसको आगे बढ़ा सकें। सरकार कुछ कहती है, ऐसे लगता है सरकार की चीजों को जब तक हम पाठ्यक्रम का हिस्सा ना बना दें तब तक शिक्षण संस्थान उससे वैराग्य ही धारण किए रहते हैं, एक दूरी बनाए रखते हैं। सरकार के कार्यक्रम लोकहित के लिए होते हैं, समाज हित के लिए होते हैं, पॉलिसी से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। अगर हमारा युवा उसके साथ जुड़ेगा नहीं, उसको कुछ भी जानकारी नहीं होगी। यही कारण है हम शिक्षित तो बना दे रहे हैं, डिग्री और सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं, लेकिन जब वह छात्र किसी उच्च शिक्षण संस्थान से बाहर आता है तो उसके पास नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, अब क्या करना है, भटकता है। और उस भटकाव से दूर करने का एक माध्यम है यह मंथन का कार्यक्रम, जो समागम का कार्यक्रम एक मंथन है। हम इस मंथन करें उसके चरित्र के निर्माण के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए। केवल शिक्षित ही नहीं बनाना है, उसको ज्ञानवान भी बनाना है, व्यावहारिक ज्ञान से परिपूर्ण हो। जब वह हमारी शिक्षण संस्थान से बाहर निकले तो भारत का एक ऐसा नागरिक के रूप में अपने आप को वह जाने जो आत्मविश्वास से भरपूर हो, और जीवन के जिस भी क्षेत्र में जो जिम्मेदारी उसके सामने दी जाए वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। अगर यह कार्य हमारे उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए जितने भी अन्य संस्थान, सभी जितने भी संस्थान हैं, उसमें आईआईटी हो सकती है, एनआईटी हो सकती है, आईआईएम हो सकते हैं, हमारे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हो सकती है, अन्य संस्थान हो सकते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने स्तर पर कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन उन तक सीमित है। भारतीय मनीषा बार बार कहती है कि ज्ञान जहां से भी आए उसके लिए सभी प्रकार के रास्ते खुले छोड़ रखो। आनो भद्रा करतो यंतु विश्वत, इसके पीछे का ध्येय ही यही है। 88,000 ऋषि यही नैमिषारण्य में इसी बात को लेकर बैठते हैं कि अगर कहीं पे कोई त्रुटि रह गई हो तो इसको सुधारेंगे, कोई बात रखेंगे, कोई सूत्र रखेंगे, सूत्र की विवेचना करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और फिर उसको एक रूप देंगे जिससे वह एक ख्याति के रूप में आने वाली पीढ़ी को हम आगे उसको दे सकें। और वहीं से वैदिक ज्ञान लिपि का रूप लेकर के हम सबके सामने आई, जिसको आज हम विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं। अगर 88,000 ऋषि मुनि उस कालखंड में जब साधन नहीं थे तब नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं, वर्षों रहते हैं, एक दिन दो दिन नहीं,
वह कई वर्ष वहां रहे और कई वर्ष रह करके फिर उन्होंने वहां पर जो मंथन से अमृत निकाला वह भारत का यह अमर ज्ञान है जो आपके पास वेदों की परंपरा के माध्यम से है, तमाम स्मृतियों के माध्यम से है। उन वैदिक ज्ञान का जो भरपूर भंडार आपके पास है, जो दुनिया के आज भी एक नई राह दिखा सकता है, मानवता को एक नई राह दिखा सकता है। इस चराचर जगत के तमाम रहस्यों का उद्घाटन होना जिसके माध्यम से बाकी रह गया है, उन सबको एक नई राह दिखा सकता है। वह आपके पास एक धरोहर के रूप में है और उस धरोहर को हम अपने यहां भी किस रूप में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमें उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन हर एक स्तर पर कुछ ना कुछ प्रयास प्रारंभ हो, लेकिन इसके लिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना संस्थान और शिक्षा, प्राथमिकता होनी चाहिए। हम प्राथमिकता इसको मान करके चलेंगे तो बहुत अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है अखिल भारतीय विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के इस त्रिदिवसीय आयोजन को यहां पर किया है। विद्या भारती एक छोटे से शिशु मंदिर से प्रारंभ होता है। आज पूरे देश के अंदर हजारों और दुनिया के अंदर भी भारत और भारतीयता की शिक्षा की उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बना हुआ है। मुझे याद है आज तो अनुकूल वातावरण है, देश के अंदर भी है, देश की संसद में भी, विधानसभाओं में भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पे कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन एक समय वह भी था जब हम लोग देखते थे केवल सरस्वती शिशु मंदिरों में ही और विद्या भारती के ही शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम हो पाता था। इसको लेके भी विवाद होते थे, यानी जो कि देश की आजादी का अमृत मंत्र बना था, उसको लेकर के स्वतंत्र भारत में विवाद होता है कि हम नहीं गाएंगे। लेकिन मैं देखता था कि सरस्वती वंदना और वंदे मातरम, इस राष्ट्रगीत को सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के संस्थानों ने उसको जीवित बना के रखा। आज उसका परिणाम है कि उसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप हम सबको देखने को मिलता है। हर संस्थान उस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है, उस आयोजन के साथ जुड़ता है। विधानसभा हो या संसद की कार्रवाई का वो हिस्सा बना है अब, और लोग लगातार उसे आत्मसात करते हैं, उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं, एक नई शुरुआत। अनेक क्षेत्रों में काम किया गया, जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां विद्या भारती पहुंची। इनसे जुड़े हुए वे प्रकल्प पहुंचे जो एकल विद्यालय के माध्यम से उन वनवासी क्षेत्रों में, गिरवासी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, वहां भी जाकर के उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। एक सामान्य शिक्षण का एक कार्यक्रम था, लेकिन उस शिक्षण के माध्यम से उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम, सरकार का कोई प्रोत्साहन नहीं, कोई प्रोत्साहन सरकार का नहीं, लेकिन अपने बल पर कि मैं भी इस देश का नागरिक हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है अपने देश के प्रति। केवल इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए विद्या भारती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाने का कार्य, अभिनव कार्यक्रम किया। और मुझे प्रसन्नता है कि उच्च शिक्षण संस्थान में इस प्रकार का समागम एक नए मंथन की शुरुआत करेगा, जो नए भारत को, विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा। इस त्रिदिवसीय समागम के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 3 दिवसीय आपका एक कार्यक्रम, इस समागम का कार्यक्रम कुछ अनमोल रत्नों के साथ बाहर निकल करके उच्च शिक्षण संस्थान को और प्रदेश और देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। आपके इस प्रवास के लिए
मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आग्रह करूंगा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से आप आए होंगे, अलग अलग संस्थानों से आए होंगे। आप प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो भ्रमण करिए ही, लेकिन इस समागम के बाद जब अवसर मिले तो नैमिषारण्य और अयोध्या का दर्शन करने के लिए अवश्य आप जाइए।